गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, इवनिंग सर। वो कल कुछ प्रॉब्लम शायद हो गई थी, 2-3 क्लासेस नहीं चल पाई, बहुत परेशान हो गए थे। तो गूगल क्रोम में कुछ दिक्कत थी, शायद उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, ये टीचमेंट चल नहीं रहा था। अभी आप लोग का चल रहा है ना ठीक से? हाँ जी यस सर। कल कल कोई क्लास नहीं हो पाई, आपके बाद सारी क्लासेस नहीं हो पाई। मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। तो जब मैंने क्रोम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया फिर प्रॉब्लम आ रही थी, फिर वो ठीक हो गई। हाँ, स्टार्टिंग में जो यहाँ तब आधी क्लास के टाइम पर बाद में हो गई। अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। नहीं, नेट इशू होगा। एक्चुअली क्लासेस चल रही है ना मेरी मॉम की भी, तो उस वजह से मे भी। अच्छा। मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है पर। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, ये हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, और जो भी बच्चे एब्सेंट होंगे आज, तो वो रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना, और बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और क्लास 11th को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो आप लोग क्लास मिस मत करिएगा। और क्लास अगर मिस हो गई आपकी तो आप रिकॉर्डिंग देखे बिना मत आना, ठीक है ना। उसके बाद अभी काफी बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, तो शायद आज मैं 7 to 8 भी क्लास लूं, याद रखिएगा, ठीक है। शायद आज 7 to 8 भी हो सकती है क्लास, करेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो नो प्रॉब्लम। सर। 7 to 8 भी हो सकती है, या 6:30 to 8 भी हो सकती है क्लास, ध्यान रखिएगा। 1.5 घंटे की क्लास यस भी सर। आज हो सकती है। अभी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आज होगी जरूर, आज याद रखिएगा, ठीक। आज क्योंकि एक स्लॉट खाली है, तो देखते हैं 1 स्लॉट या 2 स्लॉट, जिस हिसाब से भी खाली होगा, तो वैसे हम आपको मैसेज कर देंगे इस क्लास के बाद, यानी कि आपको मैसेज आ जाएगा 5 से 6 के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी भी ऑनलाइन आए हैं, फटाफट ध्यान दें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे क्लास 10th में आगे जाके, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। एस चांद की बुक आपके पास होनी चाहिए सभी बच्चों के पास। जिनके पास एस चांद की बुक नहीं है, तो जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने पीडीएफ देखिए शेयर कर दी होगी ग्रुप में। देखिए यक्ष ने पीडीएफ एक शेयर कर दी है ग्रुप में, इस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, और इस पीडीएफ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है, इसको आप किसी दूसरे पापा मम्मी या भैया के मोबाइल में आप ओपन करके साइड में बैठ के देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे, तो आपको वहां पे क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या करना है, तो सब हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए किस तरीके से हमने पढ़ाया है, या फिर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, तो आप रिवीजन कर सको। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अच्छा, तो चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के बाद सर मेरी एक डाउट थी। हाँ, क्या डाउट है आपका? सर मैंने एक डाउट पूछा था अंकुर। कोई बात नहीं, आप लोगों के डाउट हम बता देंगे आज, क्या नाम है, इसी क्लास में 6 से, अभी आ जाना ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग के डाउट बता देंगे भाई 6 से 6:30 के बीच में, ठीक है ना, ठीक। यस सर। ज्यादा से ज्यादा 6:45 हो जाएगा, तो देख लेंगे क्या हो जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक, डाउट बता ठीक देंगे, है। ठीक। हाँ, अच्छा ये चीज है। तो अब मैं क्या कह रहा था कि इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, हाँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब चलेगा ना शुरू में, तो शुरू में ना तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें ये बोरिंग लगेगा शुरू में, ठीक है, मतलब परेशान करेगा। अब हिस्ट्री है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, इसमें पढ़ाई जाएगी, तो बोरिंग तो लगेगा ही शुरू में, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बोरिंग वाला पार्ट है ना भाई, क्वेश्चन तो वहां से भी आ जाएगा ना, किसी का नाम पूछ लेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये फालतू के क्वेश्चन मुझे लगते हैं ये बहुत खल जाते हैं एग्जाम में, जब बहुत मतलब अच्छे अच्छे बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा ना नोट्स वोट्स बना के याद कर लेना, ऐसा फालतू के क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स कट जाते हैं, ठीक, ये चीज हो गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो सभी बच्चे हाँ जी बताइए। सर आज बताइए। हमारा वो था एटम्स मॉलिक्यूल का रिटर्न पेपर था, हम्म। तो सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था टीचर ने सर, लेकिन आपकी क्लास करी थी तो आता था सर, वो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला दे दिया था, अच्छा, पूछ लिया था इसका नाम क्या है, तो सर नहीं बच्चों को आ नहीं रहा था, मैंने बताया था सबको। तो ये तो पढ़ाया है बेटा क्लास में, लेड नाइट्रेट वगैरह तो ये सर सब आपने बना। नहीं पढ़ाया सर, हमारे को कुछ हम्म, नहीं बताया सर, सीधा बता दी ये टेबल लर्न करनी है, ये इसका इसमें से आ जाएगा। नहीं उसकी हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है। जो बच्चे ऑनलाइन आए हैं, यस रिकॉर्डिंग आप लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स की देखते रहिए, सिलेबस बहुत है, बार बार कह रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते रहना, बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा,
ठीक है, वो आपने फर्स्ट सर टर्म वो में देखा टाइम होगा। जो नोट्स बनाए थे ना वो कल ही रात को पढ़े पूरे बैठ के, सब कुछ रिवाइज हो गया। आप लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म में किस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर पड़ा था मेरे ख्याल से, यस और नो, मैं क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बताइए, यस सर। है ना। फर्स्ट टर्म में जिस तरीके से प्रेशर पड़ा था उससे बचने के लिए अभी से आप शुरू से पढ़िए। तो सभी बच्चे फटाफट निकाल लें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेज नंबर 175, देखिए पढ़िए फटाफट। कह रहा है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस is due to the different types of atoms and molecules present in them. For a long time was thought that atoms are indivisible, so they do not have an inner structure. We now know that atoms are divisible and they do have an inner structure. Atoms have smaller particles in them which are called subatomic particles. ठीक है, सुनिए ध्यान से, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। कह रहा है कि जो भी मैटर आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, ये बॉटल है, मार्कर है, हमारी ये देखिए स्किन है, ये बाल है, हेयर्स है, शर्ट है, तो कह रहा है जो भी मैटर आप अपने आसपास देखते हो वो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, किससे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। ये कोई मैटर है, मान लो ये देखिए ये बॉटल है, ठीक, तो इस बॉटल को हमने यहाँ पर बनाया, तो कह रहा है कि ये जो बॉटल है, कोई भी मैटर है आपके पास मैटर तो आपको पता है ना क्या होता है, मैटर जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक। तो जो भी मैटर आपके आसपास है, कह रहा है कि भाई देखो ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, किससे, या तो एटम से मिलकर बना होगा या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। अब देखो जिन बच्चों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। सुनो होता क्या है, देखो होता ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है, बात समझो। देखो बहुत शॉर्ट में हम आपको बताते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो जितने भी आपके मेटल्स आपको दिखते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके मेटल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया मेटल, अरे कुछ मेटल के नाम तो आप लोग भी जानते हो ना, जैसे सोडियम एक मेटल है, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो सुन लो, इतना तो पता होगा, आयरन एक मेटल है, ये तो पता है, आयरन क्या है, मेटल, आयरन लोहा जिसका गेट बना होता है ना, ठीक है, आयरन क्या है, मेटल है। उसके बाद आपका जो है सिल्वर मेटल है, इतना तो पता होगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो जब आप मेटल्स को जाके देखोगे, मेटल का एक सैंपल लोगे आप, ठीक है ना, तो मेटल का एक सैंपल ले लीजिए और उस मेटल के सैंपल को जब आप देखोगे तो वो एटम से मिलकर बना होता है, ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक, क्या बोला मैंने, मेटल के जितने भी सैंपल होंगे, जैसे एक आयरन का पीस ले लो या सिल्वर का पीस ले लो, ठीक, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे आपका घर बना हुआ है ना, आपका घर छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है, ब्रिक्स से, छोटी छोटी ब्रिक्स को ऐसा एक स्ट्रक्चर में लगाया गया तो आपका मकान बन के तैयार हो गया, घर बन के आपका तैयार हो गया, ठीक उसी तरीके से एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, ठीक उसी तरीके से देखिए छोटे छोटे एटम्स होंगे, ठीक, और ये सभी एटम्स मिलके आपस में ये मटेरियल आपका मैटर तैयार करते हैं, कौन सा, मेटल को। तो ये सब एटम्स हैं। अब क्या एटम ही मिलकर कोई मैटर को तैयार करते हैं, जवाब है नहीं। कभी कभी क्या होता है, सुन लो, कभी कभी तो केवल एटम्स ही मैटर को तैयार कर देते हैं। ये देखिए एक आयरन का पीस है या फिर सिल्वर का पीस है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुन लो, बेसिक हम आपको बस बता दे रहे हैं। कभी कभी जो एटम्स होते हैं तो पहले तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और आपस में कंबाइन होकर पहले मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं। सुन लीजिए क्या मैंने बोला, कभी कभी कुछ एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब आपस में कुछ साझा कर लेते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में, और पहले मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं। सुन लीजिए, कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में पहले मिल के क्या तैयार कर देते हैं, मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं, ठीक। और जब मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो मैटर तैयार हो जाता है, ठीक। तो देखो जो मैटर है उसमें आपको मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स फाइनली किससे मिलके बने होंगे, एटम से ही मिलके बने होंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके पहले मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, फिर मॉलिक्यूल बहुत सारे आते हैं पास पास तो मैटर तैयार हो जाता है। कभी कभी मैटर डायरेक्टली एटम से ही तैयार हो जाता है, जैसे कि मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, बात समझो, जैसे कि ये एक आयरन का पीस है। अब आयरन का एटम का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन सुन लीजिए, आयरन का जो एटम का फॉर्मूला है, एटम ऑफ आयरन का जो फॉर्मूला है Fe, क्या है, Fe, कैपिटल F स्मॉल e, ये क्या है, आयरन का एटम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सुनो, तो ये देखिए ये जो डॉट डॉट दिखा है, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ठीक।
ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। तो इस तरीके से कभी कभी एटम मिलके मैटर बनाते हैं, कभी कभी बहुत सारे, कभी कभी दो या दो से ज्यादा एटम मिलके पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में मिलके एटम बनाते हैं। जैसे कि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तो एटम्स मॉलिक्यूल्स का आप देखोगे तो आपको सब पता चलेगा। देखो जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए कि ये देखिए, ये क्लोरीन का एटम है। Cl क्या होता है? क्लोरीन का एटम, सिंबल है, सिंबल है। जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है ना 1, वैसे ही क्लोरीन के एक एटम को हम लोग कैसे दिखाते हैं? C, कैपिटल C स्मॉल l से, ठीक। फिर इसी तरीके से एक और Cl लिख दिया, तो क्लोरीन के दो एटम हो गए, देखो, ठीक। फिर क्लोरीन के दो एटम आते हैं पास पास, आपस में कुछ बातचीत होती है उनकी, कुछ इसका फायदा होता है, कुछ इसका फायदा होता है। वो क्या होता है वो आपको पता चलेगा आगे चल के, इसको छोड़ो। तो दोनों आपस में क्या कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके ये देखिए इन्होंने Cl2 तैयार कर लिया, यानी कि ये Cl2 जो है इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ये देखिए मॉलिक्यूल बन गया, ये क्या बन गया आपका? मॉलिक्यूल। तो यही तो मैं बता रहा हूं आपको क्या, कि ये देखो ये क्लोरीन का एटम है और ये भी क्या है? क्लोरीन का एटम है। दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब ऐसे बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तो आपका मैटर बन के तैयार होगा, और उस मैटर को आप क्लोरीन गैस बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लोरीन गैस बोलते हो, ठीक। तो एक सिलेंडर हमने ले लिया, ये देखिए ये एक सिलेंडर हमने ले लिया मान लीजिए, और इस सिलेंडर में क्लोरीन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी? मान लीजिए क्लोरीन गैस भरी हुई है। तो ये क्लोरीन गैस एक तरीके का मैटर है, क्योंकि इसमें मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्लोरीन गैस में जब आप जाके देखोगे अंदर, उसको चेक करोगे, तो आपको एटम नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एटम्स मिलके पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तब मैटर तैयार होता है। और कभी कभी डायरेक्टली एटम ही पास पास आ जाते हैं तो मैटर तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जो पुराने बच्चे उनको सब पता है कि क्या चल रहा है ना। पर ज्यादा अभी आपको टेंशन नहीं लेने का, एकदम बेसिक में आपको बातें बता रहा हूं, तो सुनो। तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है? येलोइश ग्रीन। बात समझ ना, जैसे मतलब हरा और पीला मिक्स हो जाए तो उसको येलोइश ग्रीन बोलते हैं। तो येलोइश ग्रीन कलर का आपको यहाँ गैस दिखाई पड़ेगा, अगर ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, ठीक। तो जब ये गैस आपको दिखाई पड़ेगी येलोइश ग्रीन की, तो जितने भी ये मैं डॉट दिखा रहा हूँ, ये क्लोरीन के एटम नहीं है, क्या है? ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, ठीक। अब सुनो, अब कह रहा है सर ये बताओ कि मैटर कैसे पता चलेगा हमें कि मैटर मॉलिक्यूल, मतलब मैटर में मॉलिक्यूल है या एटम है? तो ये धीरे धीरे पता चलेगा, ये आज की ही क्लास में नहीं पता चलेगा, ये धीरे धीरे पढ़ाई करके पता चलेगा। एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक। बस अब आप ये समझो, जैसे ये शर्ट है, या तो ये एटम से मिलके बनी होगी, या तो पहले एटम से मिलके क्या बनाया होगा? मॉलिक्यूल, और उसके बाद मॉलिक्यूल ने इसको बनाया होगा। वैसे हम आपको जनरली बता दें, जितने भी आप मेटल्स देखोगे ना, मेटल्स, मेटल, ये शर्ट मेटल तो है नहीं, ये मेटल थोड़ी ना है। तो मेटल की जब आप बात करोगे तो वो एटम से मिलके बने होते हैं, बाकी सब कुछ आप देखोगे तो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। ध्यान रखिए, ये बॉटल देखिए, बताइए बॉटल, बताइए मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा कि एटम से? मॉलिक्यूल से, ठीक, क्योंकि नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल। मेटल, अरे बॉटल मेटल का है, प्लास्टिक की बॉटल है, पॉलीमर है, ठीक। तो बस यही चीज है। और मॉलिक्यूल भी कौन सी खास बात हो गई? मॉलिक्यूल में कौन सी खास बात हो गई? वो भी तो एटम से ही मिलके बना हुआ है ना, सही है। तो ये चीज है बस, ठीक। अच्छा ठीक है। अब सुनो होता क्या है, मतलब फाइनली अगर हम जाके देखें तो जो हमारा मैटर है, जैसे कि कोई मेटल, चाहे वो एटम से मिलके बना हो, और चाहे कोई मैटर जैसे कि ये शर्ट है, ये बॉटल है, चाहे वो मॉलिक्यूल से ही क्यों ना बना हो, लेकिन आपको फोकस किसके ऊपर करना है? एटम के ही ऊपर ना। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल भी किससे मिलके बना है? एटम। मतलब हम जो देख पा रहे हैं कि भाई किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अभी तक हमें मिल पा रहा है वो एटम ही है फाइनली। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ चले आओगे, आप बोलोगे ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, तो हम पूछेंगे अच्छा क्लोरीन के मॉलिक्यूल कैसे बने हैं? तो आप बोलोगे देखो भाई, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के एटम से मिलके बना हुआ है। तो फाइनली बात कहाँ पे आके खत्म होगी? एटम पे ना। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी मैटर फाइनली जाके एटम से मिलके देखो भैया बना होगा। अब टॉपिक का नाम रखा उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कह रहा है इस एटम के अंदर क्या होता है, क्या ये आपको पता है? ठीक, एटम के अंदर क्या होता है, कह रहा है क्या ये आपको पता है? तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ाएंगे लोग इस चैप्टर में कि एटम के अंदर क्या होता है। क्यों पढ़ा रहे हैं? मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा, जो बच्चे मेडिकल में जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को ये आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों?
देखिए फाइनली सब कुछ एटम से मिलकर बना। जो आप दवा भी खाते हो ना, कोई मेडिसिन खाते हो ना, इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर आपको, ठीक है, तो जो इंजेक्शन आप लेते हो या दवा जो खाते हो उसमें क्या होता है बताइए? जो मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह आप लेते हो वो किससे मिलकर बनी? फाइनली डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने? एटम से। वो मॉलिक्यूल बॉडी में जाएंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं वो बॉडी में जाके, जिससे कि आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, करेक्ट? तो मेडिसिन कौन से टाइप के एटम से बनाना है, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल से बनाना है, ये नॉलेज होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एटम कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि उसमें कुछ चेंजेस करके आप एक रिक्वायर्ड, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, सुनिए। पॉलिथीन आप लोगों ने ही बनाई है ना, मतलब इंसानों ने ही तो पॉलिथीन बनाई है। पहले तो पॉलिथीन नहीं थी, तो पॉलिथीन कैसे बन गई बताओ? क्योंकि आपको एटम के बारे में नॉलेज था, ठीक है ना। पॉलिथीन जो होती है वो पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। आप क्लास 10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं बस कहना ये चाहता हूं कि अगर उनको एटम के बारे में नॉलेज नहीं होती तो वो पॉलिथीन नहीं बना पाते। अगर उनको एटम के बारे में नॉलेज नहीं होती तो ये शर्ट नहीं बन पाता, ठीक है। ये किसी मशीन से, किसी केमिकल की हेल्प से ही मिलके बना हुआ है ये, ठीक है ना। बहरहाल, अच्छा हम लौट के यहाँ पे आते हैं। तो वो यही कह रहा है क्या तुम एटम के बारे में जानते हो कि भाई एटम में अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? तो जवाब है हाँ। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको एक बेसिक बता देते हैं। फाइनली अब हम आते हैं एटम के ऊपर। तो एटम में सुनिए क्या होता है। अब जैसे किसी का ऑपरेशन होना है ना, तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो इक्विपमेंट वो लोग यूज करते होंगे कटवट लगाने के लिए, तो वो इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, मान लो कोई ये ऐसा ब्लेड है, इससे कट लगाएंगे बॉडी में, तो कोई भी ब्लेड ले लेंगे क्या? सोचो, नहीं। एक रिक्वायर्ड एलॉय या जो भी होगा, मेटल का एक ब्लेड होगा। जनरली मेटल का तो होता नहीं, एलॉय का होगा। एलॉय क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बना होता है। क्यों भाई? बॉडी में ऐसा कट लगाया जब, तो बॉडी में भी तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। हमें एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसके एटम हमारी बॉडी के साथ, बॉडी के एटम के साथ रिएक्शन ना करें। तो इसलिए मतलब एटम का नॉलेज होना जरूरी है। उसका स्ट्रक्चर जब आपको अंदर से बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, तब आप डेली लाइफ में और अच्छी तरीके से चीजें डेवलप कर सकते हैं जो इंसानों के लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे कार का टायर होता है, आपने देखा है। अब वो कार का टायर जो होता है, कार आप चलाते हो, बाइक आप चलाते हो, तो वो चलता है 25-26 किलोमीटर चलता है। एक बार टायर आपने लगवा लिया कार का, वो 25-26 किलोमीटर आराम से चलता है। देखा आपने? मतलब सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, धूप भी पड़ रही है, धूप में कार खड़ी रहती है डेली बाहर, देखिए कुछ नहीं होता है, टायर आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, 25-26 हजार किलोमीटर चल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? टायर कैसे बनाया आपने बताइए? पॉलीमर की हेल्प से। और पॉलीमर कैसे तैयार किए? विद द हेल्प ऑफ एटम्स। तो एटम की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो आगे, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो ये सब बातें ऐसे डेली लाइफ में अपने आसपास आप जो जितनी भी सारी चीजें देखते हो, जितने भी नए तरीके के, आप ये देखिए फेविकोल इन्होंने बनाया है, देखिए फेविकोल कंपनी ने, ये फेविकोल इन्होंने एडहेसिव बना दिया है, चिपका देता है ना पेपर वगैरह। और लकड़ी वाला भी फेविकोल आता है, एक वुडन वाला भी, उस लकड़ी चिपका देते हैं एक दूसरे से। तो ये कैसे चिपक जाती है सोचो? किसका नॉलेज है इन्हें? हाँ, एटम्स और मॉलिक्यूल का बहुत जबरदस्त नॉलेज है इनको। तो ये उसमें फेर बदेर कुछ करके, कुछ रिएक्शंस करा के केमिकल तैयार करते हैं, देखिए। तो वही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि पहले ये सोचा जाता था, बहुत पहले ये सोचा जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अगर हम मैटर को काटते जाएं तो फाइनली हमको एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो पहले ये माना जाता है कि एटम का और भी कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक? मतलब एटम एटम होता है, बस उससे छोटा पार्ट नहीं है। एटम के फर्दर सब डिवीजन नहीं कर सकते हम, एटम के सब पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। कौन कौन से? सुन लीजिए ध्यान से, पहले तो आप नॉलेज ही ले लो फटाफट। देखिए होता क्या है, ये देखिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है। इसमें क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी मतलब होता है केंद्रक, है ना। केंद्रक मीन्स व्हाट? जो सेंटर पार्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सुनिए दो चीजें होती हैं, क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले तो आप याद कर लो, धीरे धीरे सब पढ़ाया जाएगा, परेशान ना हो, ठीक। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होती हैं। शेल्स का मतलब आप इस तरीके से समझो, जैसे आपके घर में कमरे होते हैं ना,
कि ये तुम्हारा कमरा है, ये उनका कमरा है, ये इस तरीके से। तो एटम के चारों तरफ ये शेल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे आप अपने रूम में रहते हो वैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन, ये पहली वाली शेल को के शेल बोलते हैं, दूसरी वाली एल होती, फिर एम होती, वो आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन मोटी मोटी बात अभी आपको ये पता चली है क्या, कि भाई ऐसा नहीं कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीसरा क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगाता रहता है ना, ठीक, डिफरेंट शेल्स में चक्कर लगाता रहता है। अब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि ये आपको अभी केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और डिटेल में क्लास 11th में मैकेनिकल मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी हिस्ट्री पढ़नी है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, कह रहा है एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, व्हेयरएज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जो बच्चे पुराना चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही, मैं तो नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सब बेसिक चीजें, आगे बढ़िए। कह रहा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के सेंटर में कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल न्यूक्लियस में रहते हैं। धीरे धीरे भी सब पता चलेगा, बस बेसिक्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इन द न्यूक्लियस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन which are outside the nucleus have very very small mass due to the presence of proton. Nucleus has positive charge. Okay, सुनो, कह रहा है कि भाई देखो, जब हमने रिसर्च करी तो हमें ये पता चला, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है जब हमने रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि एटम का जो टोटल मास होता है वो सारा का सारा 99.99999 जितने 9 लगा लो उतने ही सही है, ठीक है ना। 99.99999% मास जो है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? न्यूक्लियस में। जितना भी इसका टोटल मास है एक एटम का, ठीक है, वो सारा का सारा मास किसके कारण है? जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है, बस। या हम बोले तो न्यूक्लियस के कारण है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है? इलेक्ट्रॉन का मास है, कुछ ना कुछ है, और बहुत कम है, वो हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। सुन लीजिए, अभी हम लोग क्लास 9th में, तो इसीलिए क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है नेग्लेक्ट कर देंगे ये लोग। सुन लीजिए, अभी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना मान के चलेंगे ये लोग? 0। लेकिन जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का भी मास लेना शुरू कर देंगे ये लोग। क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है? होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए वो ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया तो एटम का सारा मास किसकी वजह से हो जाएगा? न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम का सारा मास किसके कारण हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, उसका मास लगभग 0 के आसपास होता है, ठीक। अच्छा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व rapidly round the nucleus in a fixed circular path called energy levels or shells. Since an atom on the whole is electrically neutral, having no overall positive negative charge, therefore the number of electrons outside the nucleus is equals to the number of proton inside the nucleus. Okay, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, देखिए बुक आपके सामने होनी चाहिए, पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं आपको ताकि आप कुछ नोट्स याद कर लो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई पेज नंबर 175 पे इस चांस से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपके पास सारा मटेरियल भी रहे, ठीक है ना। सुनिए, कह रहा है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, हाँ हमें पता है, और इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि डिफरेंट शेल्स में, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होती हैं। सुन लीजिए, डिफरेंट शेल्स होती हैं, या फिर इसको एनर्जी लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई कह रहा है सर ये के शेल है, कह रहा है सर ये के एनर्जी लेवल है, हाँ ठीक है, ठीक बात है, चाहे आप इसको शेल्स बोलो चाहे आप इसको क्या बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, याद रखिएगा। तो ये जो हमने ऐसे दिखाया आपको सर्कुलर पाथ, ये देखिए ऐसे,
इसको क्या बोलते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलेंगे शेल्स, या तो इसको क्या बोलेंगे एनर्जी लेवल। सब इसको एनर्जी लेवल या शेल्स क्यों बोलते हैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अचानक नहीं पता चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज हो गई। नाउ अब इसमें खास बात बताई इन्होंने, कह रहे कि भाई देखो कोई भी एक सिंगल एटम अगर आप ले लोगे, कोई भी एक सिंगल एटम अगर आप ले लोगे तो वो न्यूट्रल होता है। कह रहे हैं कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब समझिए जरा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कह रहा है कि भाई एटम इज, कोई भी एटम ले लिया इसने, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, कि अगर एक सिंगल एटम आप लोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि नेट चार्ज कितना है उसके ऊपर, जीरो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज कितना है उसके ऊपर, जीरो है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से कंक्लूजन ये निकाला गया, मतलब लैब में इन्होंने चेक किया होगा एटम को कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आइए हम आपको एक एटम बना के दिखाते हैं। पहले सोडियम का एटम ले लीजिए, किसका, ठीक, सोडियम का जो सिंबल है एटम का वो Na होता है। ठीक, और मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, जिनको नहीं पता है पुराने बच्चे, मैं आपको बता दे रहा हूं, उस हिसाब से आप यहाँ पे सारा काम करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो क्या होता है। आप अभी ये सब छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, इस पे मत ध्यान देना ज्यादा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना सुनो। ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, ठीक, इसमें प्रोटॉन होते हैं 11। सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, मैं बता दे रहा हूं आप सुन लो। ठीक, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें 12। ठीक, और इसमें देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डॉट डॉट से हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन। चलो ऐसे दिखा देते, ई लिख देते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कहां, के शेल में। बस मैं बता दे रहा हूं, बस आप सुन लो कुछ। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना, वो तो हम आपको सिखाएंगे ही आगे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने, 2। एल शेल में कितने दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, एल शेल में कितने, 8 है। के शेल, ये पहला वाला जो सर्कल है के शेल है, दूसरा वाला सर्कल एल शेल है, तीसरा वाला सर्कल के एल एम शेल है, ये वाला एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आप मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। 2 + 8 कितना हो गया, 10, और 10 + 1 कितना हो गया, 11। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। वो कह रहा है कोई भी एटम ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि नेट चार्ज कितना होगा उसके ऊपर, 0 होगा। तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, ध्यान से चेक करिए। नेट चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला उसने, टोटल चार्ज ऑन, या टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस टोटल चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन। नो, नॉट न्यूट्रॉन। व्हाई, बिकॉज न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना, तो उसके चार्ज की बात नहीं करोगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन की आप बात नहीं करोगे। जब भी आप नेट चार्ज निकालने जा रहे हो तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो उसकी बात ही नहीं करोगे। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन कितना हो जाएगा, +11। क्यों, सुन लीजिए ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसको -1 माना गया है, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको +1 माना गया। अब ये सब डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, आप बस सुनते जाओ, याद करते जाओ। ठीक, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज माना गया है +1 माना गया है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो माना गया है वो -1 माना गया है। ठीक, तो आप मुझे यहां से देख के बताइए कि ये जो सोडियम का न्यूक्लियस है,
ठीक, सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, चेक करके बताइए। 11। ठीक, तो एक प्रोटॉन पे अगर +1 चार्ज है तो 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा बताइए? -11। +11। अरे भाई चेक करो ना, एक प्रोटॉन पे +1, तो 2 प्रोटॉन लेंगे तो +2, 3 प्रोटॉन लेंगे तो +3, 4 प्रोटॉन लेंगे तो 4+, 5 प्रोटॉन लेंगे तो 5+, 11 प्रोटॉन लेंगे तो 11+, यानी कि +11 चार्ज आ गया किसकी वजह से? 11 प्रोटॉन की वजह से। ठीक, फिर इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? हाँ, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहां से देख के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बताइए? -1। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। ठीक, तो आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, बताइए? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना होगा? -11 हो जाएगा। नहीं समझे? आंसर तो 11 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक, सो यहाँ से होगा कितना? तो +11 में -11 ऐड कर दो। अब कहेगा सर कैसे ऐड करें, क्या दिक्कत है बताओ? ये हो गया +11 और ये क्या होगा? +-11। लीजिए, +11 -11, आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। यही तो बोल रहा है वो, कि जब कोई एटम आपके सामने होता है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात से बहुत सारी बातें निकलती हैं। क्या? नंबर 1 बात ये निकलती कि भैया देखो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पक्का? या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्यों? प्रोटॉन की वजह से जितना पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना नेगेटिव होता है। और जब हम नेट चार्ज निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और नेट चार्ज कितना जाता है? 0। इस तरीके से जो पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पूरा एटम इलेक्ट्रिकली, भाई ये पूरा एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस, सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कितना है? तो जवाब है, पहले तो आप ये सोचो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली होगा, बताइए? हाँ, जो आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली? जवाब है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर क्योंकि प्रोटॉन उसमें है। इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, केवल न्यूक्लियस देखो ओनली, तो न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन है ना? नहीं, Yes, केवल sir. कह रहा हूँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के कारण कोई चार्ज होता नहीं। ठीक, प्रोटॉन के कारण चार्ज होता है, कैसा? पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव। बस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे? +11। क्या दिक्कत है बताओ? क्योंकि 11 प्रोटॉन है। तो अब सुन लीजिए ध्यान से फटाफट स्ट्रक्चर। मतलब अभी तक क्या आपने पढ़ा कि भाई कोई मैटर है तो या तो एटम से मिलके बना होगा या तो मॉलिक्यूल से, और अगर मॉलिक्यूल से भी मिलके बना है तो फाइनली वो एटम से मिलके बना है। क्यों? क्योंकि एटम ने मॉलिक्यूल को बनाया है, मॉलिक्यूल ने मैटर को बनाया है। ठीक, फिर आपने पढ़ा कि भाई एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जवाब है एटम में मेन बातें क्या होंगी? सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इनको शेल्स बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल बोला जाता है। ठीक है ना? और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, घूमते रहते हैं अपना बढ़िया। ठीक है ना? ये चीज हो गई। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई देखो, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के कारण जितना चार्ज प्लस में होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस में होता है, तो नेट चार्ज कितना आ जाता है? 0। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियस कैसा होता है? तो जवाब है न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, बस। ठीक, उसके बाद सॉरी, किसी भी एटम का जो नेट मास होता है, मतलब एटम का जो वेट हो सकता है या मास, आप जो भी बोलो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो एटम का जो मास होता है वो टोटल मास किसके कारण होता है? उसके न्यूक्लियस के कारण होता है। मतलब एटम का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कितना होता है? 0। तो सारा का सारा मास किसके कारण होता है? न्यूक्लियस के कारण, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बताइए कोई डाउट है? ठीक, तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, बाकी मैं इसको हटा के नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। क्या आपने नोट कर लिया इसको? नोटेड। क्या मैं कर दूं? यस सर, नोटेड। सर अगर न्यूक्लियस का चार्ज अगर मींस 0 हो जाए तो एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियस का चार्ज अगर कितना हो जाए? सर 0। कैसे करोगे बताओ? सर प्रोटॉन निकाल लेंगे उसमें से। हाँ, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
और ऐसा नहीं कि हमने प्रोटॉन निकालना नहीं सीखा है, मॉडर्न फिजिक्स में आपको यही पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, वहाँ प्रोटॉन वोटॉन को निकालने लगेंगे वो लोग, 9th में भी पढ़ाएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी, सब कुछ करना पॉसिबल है। तभी तो आप देखते नहीं हो जो नए नए एटम बना रहे हैं ऐसे ही तो बनाते हैं, न्यूक्लियस ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, यही तो हो रहा है आजकल। सर अब तो कितनी शेल्स डिस्कवर हो गए। न्यूक्लियस चेंज करने से पूरा एलिमेंट चेंज हो जाता है वो। हाँ 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 हाँ, माइक्रो टेक्नोलॉजी यही तो है जो आजकल चल रहा है, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो में जो बीटेक हो रहा है आजकल, नया जो ट्रेड आया है, हम मुझे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं उसके बारे में, लेकिन यही तो करते हैं, उसमें सब चेंज कर रहे हैं सब माइक्रो लेवल पे एकदम जाके एटॉमिक लेवल पे। ओके, कितनी शेल्स डिस्कवर हो गई अब तक? हाँ क्या कह रहे हो? सर कितनी शेल्स डिस्कवर हो गई अब तक? कितनी क्या हो गई? 118 सर शेल्स। शेल्स। यस सर। शेल्स तो ऐसे सोची जाती कि इन्फिनाइट होंगी, ठीक है, वो आप मैकेनिकल मॉडल में पढ़ोगे, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे इस क्लास में कितनी सर भी अब शेल्स तक हो। जो बता रहे थे वो जो 118th एलिमेंट है ना, उसमें है सबसे ज्यादा, उसमें क्यू शेल्स है। हाँ, KLMNO ऐसे नहीं, इन्फिनाइट शेल्स तो इन्फिनाइट होती हैं, कुछ भी सोच लो। सर अब हाँ तक वो सब क्यू शेल्स फाइंड आउट किया है शायद। हाँ सर अब तक शायद क्यू शेल्स तक फाइंड आउट कर लिया है, वो भी जो 118th एलिमेंट है ना उसमें है क्यू शेल्स। अब ऐसा आप कुछ भी कह दो, इन्फिनाइट शेल्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एक होता है ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, तो हम उतना डिटेल में जा नहीं रहे। क्या होता है कि जब एनर्जी देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उछल के ये कहीं पे भी चला जाता है, ठीक है, ये एक शेल पार करेगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इस तरीके से बहुत सारी शेल्स को क्रॉस करता हुआ कहीं पे चला जाता है, तो आप ऐसे तो इन्फिनाइट शेल्स हो सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन इतने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, 3 4 5 शेल में सारा काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए फटाफट, तो अभी तक आपने क्या सीखा, एक इंपॉर्टेंट बात सीखी आपने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या आपने ये नहीं सीखा? बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो फिर ठीक, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप क्या बताओगे। देखिए हमने आपको बोल दिया कि मैग्नीशियम का एटम है, क्या है, मैग्नीशियम का एटम है। क्वेश्चन हमने आपको दिया कि भाई देखो मैग्नीशियम के एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, कितने बताओ, कितने प्रोटॉन होंगे, बताइए। 12। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कह रहा है कि एटम ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, electron, proton, neutron. Hydrogen atom is made up of only 1 electron and 1 proton. It does not contain any neutron. The atom of different elements differ in the number of electron, proton and neutron. We will now describe how electron, proton and neutron were discovered and put together to give the structure of atom. Okay, now students देखिए क्या कह रहा है, जो नए बच्चे हैं वो फटाफट देख लें, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है। मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट में, जल्दी से आप लोग सीख लीजिए। देखिए क्या होता है, देखो आपको ना एक एटॉमिक सिंबल लिख के दे दिया जाएगा, ठीक, और नहीं भी लिख के दिया जाएगा तो धीरे 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 आपको याद हो जाएगा, तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। तो देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए नीचे जो नंबर लिखा रहता है और ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, बस अभी सीख लो, फटाफट आप लोग सीख लो, 2 4 सवाल लगा लो, ताकि हम आपको जिस हिसाब से चल रही है आपकी बुक उस हिसाब से हम आपको पढ़ाते रहे, ठीक। देखो नीचे नंबर लिखा रहेगा, ऊपर एक नंबर लिखा रहेगा, ठीक, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, सुन लो बस और याद करते चलो क्या क्या बात मैं बता रहा हूं। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं मास नंबर, ठीक, ठीक है, समझ गए। और एक रूल याद रख लीजिए सभी बच्चे, क्या, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। ये ऐसे करके सॉल्व दिया हुआ है सिंबल। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? बताइए फटाफट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? देखो फटाफट बताओ। 11। व्हाट इज द मास नंबर? 11 हाँ 23 नंबर कितना है? 23 है, सबको दिख गया। ये तो सवाल बहुत इजी है। अब अगला सवाल सुनो। हमने बोला भाई प्रोटॉन बताओ कितने हैं, तो आप बोलोगे देखो सर प्रोटॉन उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। 11 सर तो प्रोटॉन 11 भी कितने हो गए? 11। फिर हमने आपको बोला भाई इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक 11 तो हाँ जितना एटॉमिक नंबर है, जितना 11 प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, तो 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने आपको न्यूट्रॉन बोला, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो। 12 आप बोलोगे हाँ कि सर देखो, हाँ मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। क्या बोला? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। और क्या बोल सकते थे? मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो। और क्या बोल सकते थे? मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मास नंबर में से लीजिए न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। ठीक, क्या निकालना आगे आप लोग को? मैं एक सवाल दूं आप लोगों को, सवाल दूं? सवाल देखिए, ये ऐसा करके इन्होंने, अच्छा अभी तो मैं आपको सिंबल दे दे रहा हूं, सिंबल वो आपको एग्जाम में देखिए देगा नहीं, धीरे धीरे आपको क्लास करके पता चल जाएगा। वेट करो, आराम आराम से रुको। देखिए ये मैग्नीशियम का सिंबल दे दिया इसने, मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल है, ठीक। नीचे लिखा रहता है 12, ऊपर लिखा रहता है 24, ठीक ठीक। चलो बताओ फटाफट, चलिए बताइए एटॉमिक नंबर बताइए। हाँ एक चीज, हाँ एक चीज मैं आपको और सर 11 एक 1 सेकेंड, एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, वेट जरा। सुनो, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं Z से। किससे दिखाते हैं? सभी बच्चे नोट लगाएं कॉपी में। एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिंबल Z से, ठीक। और मास नंबर को A से दिखाते हैं। अब आप अजीब बोलो, हाँ कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएंगे। मास नंबर को कैपिटल A से। अब यहाँ पे देखिए गलती हो जाती है एग्जाम में। गलती क्या होती है? कैपिटल A से हमें क्या समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर। गलत हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ना 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 ना। Z से एटॉमिक नंबर और कैपिटल A से मास नंबर, ठीक है ना। Z से एटॉमिक नंबर, कैपिटल A से मास नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलत मत कर देना, ठीक है। चलो तो आप मुझे यहाँ से फटाफट देख के बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। Z का मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूँ? सर बताइए एटॉमिक नंबर कितना है बताओ। सर 12 ठीक, एटॉमिक नंबर हो गया 12। व्हाट इज द मास नंबर? 24 हाँ, दो सवाल तो बहुत इजी है, ठीक। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख के बताइए फटाफट। सर 12 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, 12 ठीक। और न्यूट्रॉन बताइए। 12 मास नंबर माइनस यस सर एटॉमिक नंबर, 24 माइनस 12। कोई डाउट है बताइए? हाँ कोई डाउट नो है? सर हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक दो सवाल दे रहे हैं, जरा करके दिखाइए। सवाल दे, जल्दी बताइए, क्वेश्चन दे। यस सर यस सर। क्या आप लोग को ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को क्लियर आ रहा है? यस सर जो बच्चे लैपटॉप में देख रहे होंगे उनको थोड़ा ज्यादा क्लियर आ रहा होगा, है ना? यस सर यस सर ये देखिए एल्युमिनियम का सिंबल है, कैपिटल ए स्मॉल एल, ये एल्युमिनियम का एटॉमिक सिंबल है, ठीक। नीचे लिखा हुआ है 13, ऊपर लिखा हुआ है 27। चलिए फटाफट Z की वैल्यू, Z की 13 A की वैल्यू, सर 27 27 प्रोटॉन, सर इलेक्ट्रॉन, 13 सर 13 न्यूट्रॉन,
नेट चार्ज, नेट चार्ज बताओ कितना होगा? सर 0. 0 कैसे? +13 होगा किसके कारण? प्रोटॉन के कारण, और -13 होगा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। आंसर कितना आ जाएगा? 0। एटम न्यूट्रली मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। व्हाट इज द नेट पॉजिटिव, सॉरी, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस? +13 बताइए। +13 +13 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 13। तो न्यूक्लियस पे चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, सही है ना? तो कितना चार्ज हो जाएगा? +13 न्यूक्लियस पे, बस खत्म। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो ये सवाल था। अब एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे और भी सिखाएंगे, लेकिन बाद में वो सब करिएगा। अब तो करना आ गया ना आपको। अब इसमें एक खास बात जो आपकी बुक में वो करना चाहते थे, वो हम आपसे कराना चाहते हैं। बात सुनो, कह रहा है आप अपनी किताब पढ़िएगा और शुरू से पढ़ते हुए चलिएगा इस चैप्टर को। क्या मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पलर अपलोड कर चुका हूं क्या मैं यूट्यूब पे? किसी ने देखा है क्या? मतलब चेक किया? नो सर। करा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? नहीं याद है? अच्छा, देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन एटम का सिंबल देखिए कैसे होता है। H लिखा हुआ है, नीचे 1 होता है, ऊपर 1 होता है, ऐसे ही लिखा होता है। ठीक, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम है ये। क्या मैंने बोला? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, मतलब जिस भी हाइड्रोजन के बारे में आप डेली लाइफ में बात करते हो ना, आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन करते रहते हो कि भाई देखो हाइड्रोजन का सिलेंडर है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, वहां हाइड्रोजन गैस है। तो जिस भी हाइड्रोजन की बात आप करते रहते हो जनरली, वही हाइड्रोजन है। क्या और भी हाइड्रोजन होते हैं? हाँ होते हैं, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, अभी छोड़िए, अभी ये जनरल हाइड्रोजन है एकदम, जिसकी बात आप डेली करते रहते हो। ठीक, चलो बताओ, ए का वैल्यू बताइए। 1 सर। जेड 1 न्यूट्रॉन 0 बस यही आपसे पूछेगा वो। एक ऐसे एटम का नाम बताओ, एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसके एटम में न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। हाइड्रोजन। यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, जो अभी मैंने पढ़ा इतनी देर में पैराग्राफ में। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये काम आपको करना आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको रब कर दूं? सर आपने कराया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ Yes, sir. एग्जांपल। सर अच्छा, आपने कराया? सर एटम देन मॉलिक्यूल्स सर, का हमने देखा है। एग्जांपलर है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं है क्या? नो Yes, सर, sir. सर है। एटम देन मॉलिक्यूल्स है। का है सर। मेरे को जहां तक याद आ रहा है लास्ट ईयर मैंने कर दिया था। मैं सर्च करूंगा तो देखता हूँ फिर क्या। शेयर कर देना सर जिसको 21 मिल जाए। वीडियो है उसकी। अच्छा, क्या मैं इसको हटा दूं? यस और नो? यस सर। यस सर। जब हम इसको साथ साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे ही 2 4 5 6 लेक्चर हो जाएगा इसका, भैया एग्जाम्पल करना शुरू कर लेना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। नहीं, मेरे पास ना तो चांद में जो बुक्स ले रहे वो मेरे पास है ही। थैंक यू, उसको भी थैंक यू। आई वांट मोर चिल्लो। कह रहा है खुशी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। जिसके पास चांद नहीं है वो प्लीज आप एक काम करें, चांद नहीं है तो आप पीडीएफ बच्चे ने भेजा हुआ है, ठीक है, तो आप पीडीएफ देख सकते हो। बच्चे ने भेजा हुआ है, वहां से आप पीडीएफ से रीडिंग थोड़ी सी लगा सकते हो। ठीक है ना? ओके। हाँ, देखिए ये सब टॉपिक में अभी मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो बस मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा था, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सवाल कैसे करेंगे, और डीपली हम बाद में जाएंगे इसमें। छोड़िए इसको। नाउ स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 175 पे नीचे हेडिंग लगी हुई है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। क्या कह रहा है? चार्ज पार्टिकल इन मैटर। सुन लो ध्यान से सभी बच्चे। जिस तरीके से जो आपका मैग्नेट होता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है मास, दूसरा होता है आपका पोल्स, और तीसरा होता है आपका चार्ज। ये 3 चीजें मिलके आपके फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कवर कर देंगी क्लास 12th का। मास जो होता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो मैं लिखता हूं ना शॉर्ट में, आप लोग समझ लो, मैं ऐसे प्लस लिखता हूं और वीई लिखता हूं, याद रखिएगा।
इसको क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव। फिर माइनस लिखूंगा, वीई लिखूंगा, इसको क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। पहले तो आप लोग पढ़ना सीख लो, पता का पढ़ना ही ना आता हो। प्लस और वीई लिखूंगा तो इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक। और माइनस लिख के वीई तो इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, तो ये चीज है। ओके, नाउ तो पढ़ना आ गया सबको। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, जो बोलना है बोलो, सब एक ही है, ठीक। सुनिए ध्यान से, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कॉमन सी चीज है। पोल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये तो आपने मैग्नेट, हालांकि पोल कुछ नहीं होता है, कोई पोल वोल होता नहीं है, ये हम आपको 10th क्लास में पढ़ाएंगे कि पोल वोल कुछ नहीं होता है, बस नाम रखे गए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि पोल क्यों होता है और पोल क्यों नहीं होता है। तो अभी के लिए तो आपने मैग्नेट के साथ कोई गेम खेला होगा, तो आपको दो तरीके के पोल बताए गए होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ये सुनो, ठीक है। तो एक होता है, चलो मान लो तुम, होता है कि एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये एक्चुअल में सारा करंट का गेम होता है। तो क्लास 10th में हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि भाई क्या कहानी चल रही है। पोल की क्या कहेंगे, पोल की पोल खुल जाएगी, आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, दो तरीके के पोल हैं। हाँ, मास के आगे आपने क्रॉस क्यों लगाया हुआ है? मास क्या लिखा है? हाँ, ये कॉमन सी चीज है, मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया है, तो सबको पता है ना, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा मास है 65 किलोग्राम, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा मेरा मास है -65 किलोग्राम। तो यार नेगेटिव वेगेटिव की कोई बात होती नहीं मास में, ठीक, ये तो सबको पता है। उसके बाद तो सर सारी स्केलर क्वांटिटी क्या पॉजिटिव होती है हमेशा? क्या? जो सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा? हाँ, स्केलर क्वांटिटी को आप बस मैग्नीट्यूड ले लोगे उसका, बस, ठीक है। अब स्केलर वेक्टर में अगर हम ना जाके यहाँ लौटाएं, कुछ मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, ठीक है। तो पोल हो गया आपके दो तरीके के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो मैग्नेट से आपने गेम खेला होगा, ठीक। उसके बाद चार्ज आपके दो तरीके के होते हैं जो आपको पढ़ने, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है तो एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यही वो आपको बता रहा है पेज नंबर 175 पे, कह रहा चार्ज पार्टिकल इन मैटर। कह रहा इफ वी रब अ comb in a dry hair then this comb attracts small pieces of paper, and if we rub a glass rod with a piece of silk cloth and bring it near an inflated balloon, then the glass rod attracts the balloon. We know that an electrically charged object can attract an uncharged object. This means that on rubbing with dry hair a comb gets an electric charge, and on rubbing with silk cloth a glass rod also get an electric charge. Now the question arises, where does this charge come from? This obvious answer is from within the atoms present in the comb and glass rod. These simple experiments tell us that some charged particles are present in the atom of matter, so the atom is divisible. सुनिए ध्यान से, सॉरी। आइए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, मतलब दिखाते कि आप अपने घर में कर लेना, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, आपने कभी ये वाला गेम खेला होगा अपनी क्लास में। देखिए इस तरीके से एक कंघी होती है ना, कंघी करते हैं ऐसे। तो कंघी जो होती है प्लास्टिक की, तो एक तरीके का पॉलीमर होता है, पॉलीमर से मिलकर बनाता है, स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है। ये देखिए हमारे पास एक स्केल है, ये भी प्लास्टिक का स्केल है, सही है। अब आप क्या करते हो, आपने कभी ये गेम खेला है, अपने बालों में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर सर इससे पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। अब आप क्या करते हो, एक पेपर के टुकड़े दो चार रखते हो, गेम खेलते हो, तो मैजिक देखो, मैजिक जादू दिखाते हो आप, ऐसे ले जाते हो आप, तो पेपर ऐसा उठ के इसमें चिपक जाता है। होता है ऐसा? हाँ। और किसी किसी बच्चे के बालों में नहीं होता है, तो आप बोलते हो तेल लगा के आया है, बहुत ज्यादा इसमें तेल लगाया। अगर तेरे बाल सूखे होते तो हो जाता है ऐसा। हाँ, आप कहते तो सही हो। अब हम आपको बताते हैं होता क्या है, सुनिए ध्यान से, देखिए। देखिए बात यह है कि आपको ये वो पढ़ा रहा है आज की क्लास में, वो कहता था अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अभी भी उसने पढ़ा है। क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो कह रहा है कि क्या कोई आपके पास कोई सबूत है ऐसा जो डेली लाइफ में आप देखते हो, जिससे आप ये बता पाओ कि एटम में ये तो चार्ज होता नहीं न्यूट्रॉन, तो इसकी बात छोड़ो। कह रहा है एटम में चार्ज पार्टिकल होते हैं, इस बात का क्या सबूत है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इस बात का कोई सबूत है? तो जवाब यहाँ है,
ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए ये एक स्केल आपने ली, ठीक, अभी ये स्केल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब अभी जितने प्रोटॉन है इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने कहीं पे रब नहीं किया है, देखिए, हाँ किसी और ने करके रखा इसको रब, तो हमें पता नहीं, लेकिन अभी हमने इसको रब वब नहीं किया, मान लो, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए नेट चार्ज कितना होगा, बताइए फटाफट इस पे, बोलिए नेट चार्ज कितना होगा इस पे? 0। जैसे ही हमने इसको रब किया, सुन लीजिए ध्यान से, दो कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या होगा, और ना आप बता सकते हो कि क्या होगा। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस आती है लैब में, उसकी हेल्प से चेक करते हैं कि क्या होता है, तो आपको चेक नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको करना क्या है, आपको इसको ऐसा रब करना है। अब आपको दो बातें करनी है, क्या? अच्छा एक काम करो, जरा हाथ में ना थोड़ी सी चौक लगा लो, एक हाथ में लगा लो, लगा ली, एक हाथ में लगाना, लेकिन थोड़ी सी चौक इसमें घिस लो, ऐसे करके घिस ली। अब दूसरा हाथ लाके जब ऐसे रब करोगे तो बताओ दूसरे हाथ में चौक लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? हाँ व्हाइट हो जाएगी, लग जाएगी। क्या होता है बताओ, जब तुम ऐसे ऐसे इसको रगड़ रहे हो, ऐसे ऐसे रब कर रहे हो, तो जो चौक के पार्टिकल इसके साथ ऐसा चिपक के बैठे हुए थे, वो अपना लॉक यहां से ब्रेक कर देते हैं, उसकी लॉकिंग यहां से ब्रेक हो जाती है और वो इधर आ जाते हैं। अब वो क्यों हो जाते हैं उसकी उतना हम डिटेल में जा नहीं रहे, वो फिजिक्स में कभी ना कभी आप पढ़ोगे, छोड़ो उसको। तो जब आप ऐसे रब करोगे आप इसको, तो कुछ पार्टिकल इसमें आ जाते हैं चौक के, ये सुनो, है ना? या आप चल रहे होते हो, कभी आपने देखा है, और आपका कपड़ा, कभी शादी वादी में गए होगे कहीं, तो नई नई अगर व्हाइट वॉशिंग होती है तो ऐसा कपड़ा आपका लग जाता है दीवार पे, तो यहाँ पे जो चूना उना है या जो भी है डिस्टेंपर लग जाता है आपके कपड़े पे, मतलब पार्टिकल कहीं से निकल के यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, मैंने पेंट का और चौक का एग्जांपल जानबूझ के लिया है ताकि आंखों से आपको दिखे और आपको फील हो। ठीक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ये स्केल ऐसा आप रब करोगे, पता है क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बालों में से निकल के कहां चिपक जाते हैं, स्केल में। वो दिखते नहीं है आंखों से क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुन लीजिए क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सुनो, कह रहा सर ऐसे करके रब किया आपने, बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आ गए, स्केल में। या तो ऐसा भी हो सकता है कि स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, हेयर्स में। दोनों हो सकता है। क्या होगा इस, ये मेरे को भी पता। सर प्रोटॉन तो बालों से प्रोटॉन नहीं आ सकते? नहीं सुन लो, अभी पूरी कहानी पहले सुन लीजिए जो हम बता रहे हैं, पहले ध्यान सुनो। दो काम हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन बालों से स्केल पे गया होगा, या तो स्केल से कहां गया होगा, बालों पे। देखो इलेक्ट्रॉन ना जिस भी मटेरियल को पसंद करेगा वो वहां पे जाता है, तो वो कहां जाएगा ये हमें नहीं पता, और हम और आप ऐसे बता नहीं सकते। एक मशीन आती है इलेक्ट्रोस्कोप, वो अगर आप ले आके दे दें हमें, तब हम बता देंगे कि स्केल से बालों पे गया या बालों से। तो ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि जरूर इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां या तो यहां से यहां गया हुआ है, इतना आपको पता। ठीक उसी तरीके से जैसे चौक के पार्टिकल्स ने इंटरलॉकिंग ब्रेक करके दूसरे हाथ में चले गए थे, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो बालों में, बालों में क्या है बताओ, हेयर्स क्या है, हेयर क्या है, ये हेयर मॉलिक्यूल से ही तो मिल गए ना, बने ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बताओ। तो इलेक्ट्रॉन छिटक छिटक के ऐसा निकल के ऐसा स्केल पे लग गया आके। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, देखिए एक बच्चे ने भी प्रोटॉन की बात कर दी थी, मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखिएगा किसी भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है। ओके, करेक्ट? ओके सर। हाँ, ये प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है, ना प्रोटॉन आ सकता है ना जा सकता है, केवल आ या जा एटम से कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ये न्यूट्रॉन के साथ कुछ स्पेशल न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधा होता है, याद रखना। तो प्रोटॉन कभी भी आया जाएगा नहीं, याद रखना। कौन आया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो लेट अस अज्यूम, मान लो कि ये आपके बाल है, आपने इसको इसमें रब किया। लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन निकल के किसके ऊपर आ गए, स्केल पे। तो बताओ स्केल कैसी हो जाएगी, जल्दी बताइए, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो स्केल पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे।
तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पे ऐसा नेगेटिव चार्ज आ गया, माइनस माइनस लिख रहा हूँ ये मैं, क्या लिख रहा हूँ, हाँ पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए बालों से निकल के स्केल के ऊपर, हमें क्या पता कहां से कहां गए, लेकिन मान लो कि बालों से कहां गए स्केल पे, ताकि हम आपको कुछ समझा पाए। ये स्केल है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे कागज का टुकड़ा रख दीजिए सामने इस तरीके से पेपर का। अब क्या होता है, जब पेपर का टुकड़ा आप यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, तो पेपर का टुकड़ा अभी कैसा है ये बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है बताइए। हाँ पेपर के टुकड़े में भी, पेपर का जो टुकड़ा है पीस है, पेपर में भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है यहाँ पर याद रखिएगा, इंडक्शन होता है। क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन के कारण इंड्यूस चार्ज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या मतलब होता है, सुनो, जब भी साइंस में बिना टच किए हुए कुछ फिनोमेना हो रहा होता है, सुन लो ध्यान से, जब भी बिना टच किए हुए कुछ फिनोमेना हो रहा होता है तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं, फिजिक्स में या साइंस में आप बोल सकते हो। तो क्या स्केल ने पेपर को टच किया, क्या आप टच करा देते हो, खुद सोचो, क्या आप टच करा देते हो, क्या ले जाके स्केल को पेपर में टच तो नहीं कराते हो, आप तो ऊपर रखते हो ना, मैजिक कैसे दिखाते हो, ये देखो नीचे पेपर रखा है, ये स्केल रखी है और ये पेपर ऐसा ऊपर आ जाता है, टच तो नहीं कराते हो। हाँ कुछ बच्चे हैं जबरदस्ती उसको ऐसे ऐसे टच कराते हैं, नहीं आप दूर से करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक, टच कराने की जरूरत नहीं। तो आपने इसको टच नहीं कराया ऐसे, इसी को हम इंडक्शन बोलते हैं। अब इंडक्शन के कारण इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे, कैसे, ध्यान से समझिए जरा कैसे, सुनो, ये जो पेपर का टुकड़ा है इसमें जितने प्लस है उतने ही क्या है, माइनस है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, ठीक। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जितने भी माइनस होंगे, सोचो सोचो, देखो हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, पहले प्लस माइनस ऐसे सब भरे हुए हैं, प्लस माइनस सब ऐसे भरे हुए हैं। तो ये जो माइनस वाला आएगा, माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल। सुन लो, जिसको नहीं पता है फटाफट देख लें बच्चे, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लाओगे तो धक्का मारता है ना, अरे मैग्नेट से खेला है आपने, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लाएगा तो ऐसे धक्का मारता है, ठीक। और अगर नॉर्थ को साउथ के सामने लाएगा तो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर नेगेटिव नेगेटिव के सामने आएगा तो रिपल्शन होगा, धक्का लगेगा, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव के सामने आएगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो पहला काम होता है क्या, इंड्यूस चार्ज होता है, यानी कि इंडक्शन होता है। मतलब क्या होता है, सुनो, मतलब ये होता है कि ये जितने भी नेगेटिव है ना, ये पेपर के सभी नेगेटिव को पीछे धक्का मार देते हैं। तो पेपर के नेगेटिव किधर चले जाएंगे, पीछे, ये लीजिए, ठीक। और प्लस वाले कहां आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन बाय इंडक्शन। चार्ज सर स्केल के भी इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाएंगे, हाँ कुछ ना कुछ तो जाते हैं। अब उतना डिटेल में तो हम अगर जाने लगेंगे तो हमें फॉर्मूला भी लगाना पड़ जाएगा बीएससी का, है ना, आप समझो ना, जाते होंगे, बस हम एक बेसिक आपको समझा रहे हैं, हम प्रूफ देना चाहते हैं कि हाँ भाई मटेरियल के अंदर चार्ज होता है। सुन लो ध्यान से, पहले ये पेपर कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चेक कर लो, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, सिर्फ क्या हुआ है, चार्ज सेपरेशन हुआ है, और चार्ज सेपरेशन बाय इंडक्शन हुआ है, यानी कि इंड्यूस चार्ज बने, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आए, ना 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 ना, पेपर के ऊपर क्या एक्स्ट्रा चार्ज आ गए, चेक करो, उसी के अंदर जो थे प्लस वाले अलग हो गए, माइनस वाले अलग हो गए। ऐसा क्यों हुआ, सामने से स्केल आई, स्केल पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव को धक्का मारा, सभी नेगेटिव किधर हो गए, दूर, और प्लस वाले हो गए इधर पास। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में रबिंग करी, सेकेंड स्टेप में चार्ज बाय इंडक्शन हुआ, और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप समझ लो, थर्ड स्टेप में क्या हो गया, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये पेपर ऐसा इधर आ जाता है, ठीक। तो ये देखिए पेपर आके इधर चिपक जाएगा, माइनस, और ये पेपर का, ये लीजिए, यहां लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है इसका, सुन लीजिए, जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, चाहे प्लस प्लस के बीच में लगे, चाहे प्लस माइनस के बीच में लगे, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। और अगर अट्रैक्शन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर रिपल्शन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि मैटर के पास चार्ज होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने स्केल से रब किया होगा अपने बालों को, तो कुछ चार्ज निकल के स्केल में आए। अगर ना आते तो इंडक्शन नहीं होता, और इंडक्शन ना होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हुआ है? चार्जेस के बीच में। प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, या आप बोल सकते हो माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों बॉडीज इस तरीके से चिपक गई आपस में, स्टिक हो गई। ठीक है, यही होता है ग्लास रॉड के साथ। कह रहे हैं ग्लास रॉड ले लीजिए लैब में, जो ग्लास रॉड होती है, आपने कोई स्कूल वाले बेचारे अगर प्रैक्टिकल कराए होंगे तो आपने देखा होगा, एक ग्लास रॉड होती है, ठीक, जिससे हम क्रिस्टल चेक करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको हमने पढ़ाया हुआ है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ग्लास रॉड से चेक करते हो ना, वही वाली ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड जो होती है उसको कह रहा है कि सिल्क का जो कपड़ा आता है, देखिए पीछे पर्दा कर्टन लगा हुआ है, इसमें तो सिल्क मटेरियल है थोड़ा सा, ठीक। तो सिल्क पे इस तरीके से रब करेंगे इसको, ठीक। उसके बाद इस ग्लास रॉड को गुब्बारे के पास ले जाएंगे, बलून के पास। तो ये देखिए, ये बलून को अट्रैक्ट कर लेती है ऐसे। अब आप समझ रहे होगे क्या कहानी होती होगी, कि ग्लास रॉड शायद नेगेटिवली चार्ज हो जाती होगी। जैसे गुब्बारे के पास ले जाते हैं तो ग्लास रॉड का नेगेटिव गुब्बारे के नेगेटिव को धक्का मार देता है, जिससे गुब्बारे के पॉजिटिव सारे सामने आ जाते हैं, इंडक्शन हो जाता है। और इस तरीके से फाइनल स्टेप में क्या होता होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा, जिससे कि ग्लास रॉड गुब्बारे को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इन सब बेसिक प्रैक्टिकल से क्या समझ में आता है? इन सब बेसिक प्रैक्टिकल से समझ में आता है कि मैटर के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? बताइए फटाफट। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ, तो देखिए जो डाउट आउट बताना होगा, क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं, जो डाउट आउट बताना होगा वो उसके लिए भी हम आपको मैसेज कर देंगे। शायद हम 6:15 पे आएंगे डाउट आउट बताने के लिए, है ना। और आप लोग एक काम को, जो क्लास होगी आपकी वो 7 से 8 करा देंगे, ठीक है, इसी की कंटिन्यू। तो आइएगा, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। अगर हाँ, क्लास बोलो। अटेंड करने के लिए आना है तो 7 बजे आए। हाँ हाँ, क्लास अटेंड करने के लिए 7 बजे आना, मैसेज कर दे रहा हूँ, ठीक। ओके सर। ठीक हम्म। ठीक सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। बोलिए सर बोलिए बोलिए। सर ये जो हमारी बॉडी में सिर्फ हेयर पे ही चार्ज होता है रब करने से? नहीं भाई, हेयर पे थोड़ा बढ़िया चार्ज होता है, और कोई बात नहीं, अपनी स्किन पे भी रब करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। सर तो बालों में ही क्यों होता है चार्ज, नॉर्मल इससे नहीं होता? स्किन पे ना, सर स्किन पे भी बाल तो होते ही हैं। सर स्किन मॉइस्ट नॉर्मल होती है बाल, ना, ये रीजन। ब्लेड से बाल हटा दीजिए पहले, और फिर स्किन पे रब करोगे तब भी हो जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन स्किन से चार्ज जल्दी निकलते नहीं है ना। सर उसमें सर मॉइस्चर ऐसा होता है क्यों? ना, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चार्ज बहुत अच्छी तरीके से ना, स्किन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जल्दी से चार्ज को छोड़ते नहीं है। क्योंकि भाई मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो चार्ज को छोड़ना चाहता है कि नहीं, ये भी तो डिपेंड करता है। बहुत तेज से रगड़ोगे तब जाके छूटेगा स्किन पे। तो सर हेयर कैसे छोड़ देते हैं? अरे फिर से वही बात है, ये इस तरीके से हेयर का स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो हेयर के पॉजिटिव वाले पार्ट है उससे थोड़ा सा स्मॉल बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। मतलब यहाँ पे फोर्स कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और स्किन में क्या होता है, ये स्किन है, स्किन में इलेक्ट्रॉन और जो स्किन के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल है उसके बीच में अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा रबिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ मतलब वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। हाँ हाँ, और कुछ कोई कह रहा है? मैं एंड करने जा रहा हूँ। यस। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय।